अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं असद रिजवी। आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट्स। नाज़रीन, गवर्नमेंट की तरफ से 170 अरब रुपए का मिनी बजट जो है वो दे दिया गया है और बाकी तमाम हुकूमतों की तरह इन्होंने भी यही कहा है कि ये वाला जो बजट है ये हमारी आम आवाम के ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं होगा, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर किसी किस्म के जो है ना वो मुज़र असरात पैदा नहीं करेगा। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि ये जो बजट दिया गया है और ये साथ कहा गया है कि आम आवाम के ऊपर इसके असरात मुरतब नहीं होंगे, उसके ऊपर डिस्कस करना है। और उसके अलावा ये जो हमारी इकोनॉमी है जो बद से बदतरीन होती जा रही है उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे उसकी रिहेबिलिटेशन मुमकिन है, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस करनी है। और इसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे मेहमानों में जनाब शहबाज मुख्तार भट्टी साहब और जनाब मोहसिन फारूक साहब। आप दोनों जो हैं वो मुआशी मामलात के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, तो इनसे आज डिस्कस करते हैं। सर, मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मुस्लिम साहब, मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब हूँ कि ये जो बजट दिया गया है 170 अरब रुपए का, ज़रा बताइएगा कि इसको किस तनाजुर में देखते हैं, क्या आम आवाम इससे कितने को इफेक्टेड होगी? ज़ाहिर बात है, कोई भी बजट जो आता है, जब जो इनकम उससे कलेक्ट होती है वो आवाम की जेबों से जाती है, इफेक्ट क्यों नहीं होगी? इफेक्ट होगी, इफेक्ट हमेशा ही होती है। आवाम कोई पहली दफ़ा उसमें इफेक्ट नहीं होना है। मैं आपको ये बात समझा दूं थोड़ी सी कि टैक्सेस जो है ना वो होते हैं दो किस्म के। एक को हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स, जिसको हम बिला वास्ता टैक्स भी कहते हैं, और एक को हम कहते हैं बिल वास्ता टैक्स। जो बराह रास्त टैक्स होता है उसका बोझ तो आवाम पर नहीं पड़ता, पाकिस्तान में तो उसका भी पड़ता है सही, लेकिन अमूमी तौर पर जो इकनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसके रूल से इसका नहीं पड़ना चाहिए। वो प्रोड्यूसर जो है उसको कंज्यूमर पर शिफ्ट नहीं कर सकता, जैसे आपका इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आप किसी और पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। जो टैक्स है ना जनरल सेल टैक्स, इसमें सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो जनरल सेल टैक्स है। बिल्कुल। वो चूँकि प्रोड्यूसर पर लगता है लेकिन वो उसका बर्डन जो है कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। जब आपकी रिटेल प्राइस बनाई जाती है तो आप एक चाय की डब्बी देख लें, उस पर लिखा हुआ होगा कि एक्साइज ड्यूटी इसमें इतनी है, जनरल सेल टैक्स इसमें इतना है, इसकी जो प्राइस है वो इतनी है और इसकी टोटल प्राइस जो है ये है। ठीक है, वो तो पहले ही इतना ज़्यादा है, फिर इस पर कंपाउंडिंग होती है। आपको समझना चाहिए इस बात पर कि इस पर कंपाउंडिंग होती है, इसके हर जुज़ पर भी बाज़ का टैक्स लग रहा होता है। और उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में था 12%। क्रॉस मंथ की बात कर रहा हूँ, यानी जनवरी 2022 को कंपेयर कर रहा हूँ जनवरी 2023 के साथ। ठीक है। और अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 20% है, पूरा 20%। ठीक, इसमें 8% का इजाफा हुआ है। अब ये जनरल सेल टैक्स है ना वो लगता है किसी चीज़ की कीमत पर। ठीक है। कीमत अगर बढ़ेगी तो उस पर परसेंटेज फ्लैट रेट से लग रही हो, पहले 17% अब तो उन्होंने बढ़ा दी, 18% कर दी। फ्लैट रेट से भी लगे तो आप खुद ही देखें ना, जैसे अगर उसकी कीमत 300 थी या 500 हो गई तो उस पर फ्लैट रेट से 500 के साथ ही 18% को आपने मल्टीप्लाई करके उसका निकालना है सेल्स टैक्स। दूसरा है शादी घरों पर भी लगा दिया टैक्सेस, मेरा ख्याल होटल वगैरह जो ऐसी चीज़ें उस पर लगा दिया। चलो, सिगरेट पर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उससे इनको 60 अरब रुपए की इनकम जनरेट होगी, वो तो अच्छा है। वो इन द सेंस के ये मुजरे सेहत चीज़ें हैं भी लग्जरीज में आती हैं, इंसान की नीड के साथ तल्लक नहीं रखती इसका। तो इसलिए ये शात हैं जो लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं, इन पर तो लगना चाहिए, और चीज़ों पर भी मेरा ख्याल लगाया है। चलो, ये तो हम इस बात की तारीफ मैं करूँगा कि लग्जरीज पर टैक्सेस बढ़ने चाहिए। लेकिन उसके साथ जुल्म ये है जो आवाम के साथ हुआ है, वो ये है कि जनरल सेल टैक्स पर भी 1% को बढ़ा दिया गया है। उसको 1% से पता इनकम कितनी जनरेट होगी? 55 अरब रुपए। ठीक है, वो 55 अरब रुपए में कौन सा तबका मुतासर होगा? जाहिर बात है पाकिस्तान में ज़्यादा आबादी गरीब तबके के साथ ताल्लुक़ रखती है, रहेगी मिडिल क्लास तो वो अब नहीं रही, वो उनको आप गरीब ही आप शुमार करें। पाकिस्तान में मुआशी पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और समाजी पोलराइजेशन इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि उसमें अब मिडिल क्लास नहीं रही, दो ही तबके बन गए, हैव और हैव नॉट। यानी एक तबका वो है जिसके पास पैसे हैं और एक तबका वो है जिसके पास पैसे नहीं हैं। ये देखें, जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये जीएसटी की ही एक फॉर्म है, और ये जितनी दफ़ा एंड कंज्यूमर के पास इसकी सेल अगेन एंड अगेन होती है, ये कंपाउंडिंग करता लंबी लाइन होती है, तो वो इन्होंने बताया कंपाउंडिंग होती है। बिल्कुल।
जब कौमें मुश्किल में होती हैं ना तो उन्होंने अपने सिटीजन्स को एक थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी होती है। जिस तरह कि आजकल पाकिस्तानी कौम बहुत बड़ी मुश्किल में है। बिल्कुल सही। कोरोना क्राइसिस आया यूरोप में, यूके में, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उससे जब उन्होंने रिवाइवल करनी थी इकॉनमी की, तो ये वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है जो यहाँ पे GST है। वैल्यू एडेड टैक्स उन्होंने मोहसिन साहब उन्होंने वो 17.5% से उठा के 4.5% कर दिया। अच्छा, इतना बड़ा हिट उन्होंने लिया, लेकिन क्या किया उन्होंने कहा जी हमारा एंड कंज्यूमर जो है ना वो इस वक्त मुश्किल में है और हमारा एंड बिजनेसमैन जो है ना वो मुश्किल में है। क्योंकि अगर इकॉनमी रेगुलेटेड हो ना तो ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि उसने वो सारा टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना होता है। मुसीबत तो ये है कि यहाँ पे सारे का सारा बोझ हम आवाम पे पड़ता है और इकट्ठा करके कुछ भी गवर्नमेंट के खजाने में जाता नहीं है। आपके जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन को डॉक्यूमेंट ही नहीं करते, वो हाइड करते हैं जी अपनी प्रोडक्शन करते हैं। अगर उन्होंने आधी प्रोडक्शन भी हाइड कर ली, आधी प्रोडक्शन में वो बिलियंस का टैक्स जो आप और मेरी जेब से निकलता है वो अपनी जेबों में ले जाते हैं। बात ये है कि इनको प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए कि जो टैक्स चोरी हमारी हो रही है, जो टैक्स टू GDP रेशियो दुनिया में सबसे कम है, हम 9% से ऊपर नहीं आ सके अभी तक। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इवन के इंडिया में भी 17-18% है। तो हमारा क्या मतलब, जो हमारा GDP है वो भी प्रॉपर रिकॉर्डेड नहीं है, हम पूरी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बिजनेस जो है ना उनको पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, वो अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए छोटा छोटा रोज़गार जो है ना वो लेके बैठे हुए हैं। सारे का सारा बोझ एंड कंज्यूमर के ऊपर डालने का ये बहुत आसान तरीका है। ये खुद अमीर लोग, अब देखें, थोड़ा सा टाइम और लूँगा, अगर ये GST इंक्रीज़ किया है, टैक्स वो इंक्रीज़ होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकता है वो पे करे। ये तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके ऊपर है। और ये इसमें अगर चाहे कि 2 कप पीने ना गरीब आदमी ने, तो अमीर ने भी 2 ही पीने। बिल्कुल। जो गरीब तरीन आदमी है जो 1000 दिहाड़ी लेके कर रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और वो जो बिलियनर है वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है। तो इट्स सो अनफेयर टैक्सेशन जिसका हम शिकार हैं। हमें पाकिस्तानियों को, मेरा ख्याल है कि थोड़ी बेहतर क़यादत जो है ना वो डिज़र्व करते हैं और उसकी तरफ आना चाहिए ताकि हम अपने मसाइल हल कर सकें। बट साहब, जैसे आपने बताया वहाँ की मिसाल दी है कि 17% से वो 4% पर GST ले गए, उनके कॉन्टेक्स्ट और थे, वो अपने कहने की अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचते थे। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ IMF का ही किस वो लामा साहब ने कहा था ना कि करते हैं गुलामों को गुलामी पर रजामंद, तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। ये सारे जो है ना बहाने हैं ताकि हम मजीद गिर जाएं उसका वेरी अनफेयर। और इसको हम अगर समअप करें तो यही है कि ये जब जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा है तो डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल से लेकर तमाम लोगों के ऊपर महंगाई का बर्डन बढ़ेगा। महंगाई का तूफान जो है वो जो ऑलरेडी आया हुआ है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं कि एक जनरल कंज्यूमर को मैच बॉक्स अगर लेना पड़ती है तो उस पर भी वो अगर टैक्स दे रहा है तो अब वो भी रेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे फिर अच्छा, इसमें फिर दोबारा से एक और बात ऐड कर दूँ कि जितनी नेसेसिटीज़ है ना, एक है लग्जरीज, एक है नेसेसिटीज़ के ऊपर दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं, महज़ब माशरे, उनमें टैक्स ही नहीं है। आपका दूध पानी से सस्ता है यूरोप में। अच्छा, सही। दूध पानी से सस्ता है। बच्चों की जितनी काबिल इस्तेमाल चीज़ें, इवन उनकी क्लॉथिंग भी और शूज़ भी, वो उनके ऊपर टैक्स नहीं है, वो ज़ीरो रेटेड इनको कहते हैं। आपका आटा, एक मज़दूर 1 घंटा काम कर लेना तो वो 1 महीने का आटा खरीद सकता है। सही। आप यहाँ पे अंदाज़ा को एक मज़दूर एक पूरा दिहाड़ी लगा के भी पूरे दिन के लिए नहीं खरीद सकता। तो ये हमें जो है ना बहुत बुरी तरह से उलझा दिया गया है। हमें एक दलदल में जो है ना वो दंसते चले जा रहे हैं और इसका कोई ना कोई वे आउट जो है ना वो बनाना पड़ेगा, और वो वही बनाएगा जो इन लोगों की दिल में थोड़ी सी हमदर्दी रखता हो, अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहे। सही सही। अच्छा, आज एक आपको और बात बता दूं, आज फिच है ना, फिच रेटिंग है ना, हाँ जी, फिच रेटिंग ने आज पाकिस्तान की रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग है जो है वो CC++ से -CC कर दी है, CCC कर दी आज। ऐसा ही ऐसा ही। ये जो है ना, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, ये रजीम चेंज जो है। इसमें आप देखो पाकिस्तान की इकॉनमी 6% से ग्रो कर रही है। इस्लामिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इनका कह रहा है पिछले हमारा रिस्क नहीं है डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं था। पूरी दुनिया के जितने फाइनेंशियल अदारे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेस्ट मार्केट, वो ग्रो करेगी। और FATF ने हमें कहाँ ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। ये चोर आ गए हैं सारे, इनको लेके आए हैं और इकॉनमी बढ़ गई है बिल्कुल। और ये जो है ना हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दी है। तो ये वही जो पुराना असूल इनका चला आ रहा है इन फरंगियों का कि इनको फाइनेंस के जकड़ में ऐसा जकड़ो कि इनके हाथ पैर बांध के और प्रॉपर गुलामी की जंजीरों में बिल्कुल गुलाम बना के जो है इनको ज़िंदगी दो।
बट साहब आप क्या समझते हैं कि अब हमारी जो इकानमी इस वक्त जो है बद से बदतरीन सूरत हाल की तरफ जाई जा रही है, इसकी रिवाइवल कैसे मुमकिन है? कौन से ऐसे जो हैं वो मेजर्स लेने चाहिए और हर सूरत लेने चाहिए ताकि ये बेहतरी आ सके और आम आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके? इसके लिए बहुत बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। एक ऐसी लीडरशिप जिसको आवाम का मैंडेट हासिल हो, वो आए, वो आके सबसे पहले जो आपके इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स हैं ना, जितने भी IMF वगैरह जितने भी इदारे हैं, उनसे बात करे और उन्हें बताए कि देखें हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपका ये डेट जो रीपेमेंट है, चाहे उसमें डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन हो, चाहे वो लोन की दोबारा से रीअरेंजमेंट हो। नंबर 1 तो वो हो, फिर वही पैसा जो बच जाए वो अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों पे लगाए। आपका एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मेन सोर्स है। 62% पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मे बी 70%। इन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ और रिसर्च सेंटर बना के ऊपर उठाया जाए। जब अब पहले भी हम बात कर रहे थे एंड कंज्यूमर की, किसी भी माशरे का, किसी भी मुल्क का एंड कंज्यूमर ही उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। जब उसकी बाइंग पावर चली जाती है, जब उसके पास ख़रीदने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, तो आपका पूरा फाइनेंशियल सर्कल जो है ना वो रुक जाता है। ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। लोगों की पॉकेट्स ड्राई हो रही हैं, पैसा कोई नहीं है इकानमी में, और ये मज़े करके यहाँ से लूट कर फूटने के चक्कर में। तो हमें अपने आम लोगों की रिवाइवल के लिए एग्रीकल्चर से जो है ना वो शुरू करना होगा। हमें अपनी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हमारे जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो रहे थे, 25 में हो रहे थे, 28 में हो रहे थे, कोई 29 में हो रहे थे। वो जो सस्ती एनर्जी के जो मंसूबे खान साहब लेके आए थे, हमें उनको जिस मर्जी कंट्री के साथ एक नेगोशिएशन करके उनके ऊपर जाना पड़ेगा। 2 से 5 रुपये यूनिट अभी भी वो बिजली हमें प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमें 55 रुपये बिजली जो है ना वो कॉस्ट कर रही है इस वक्त। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कोई चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पाएंगे, आप कंपेटिटिव ही नहीं रहे हो, आप कंपेटिटिव नहीं रहे हो, आपसे कौन खरीदेगा? तो हमें अपने घर को जो है ना देखना है कि हमने किस तरह से रिवाइव करना है। रिवाइवल का यही बेहतरीन तरीका है कि अपनी कॉस्ट नीचे लेके आए। खान साहब ने बहुत अच्छा किया था, उन्होंने वो डबल टैरिफ था नाइट शिफ्ट में, उन्होंने वो सेम लेवल के कर दिया कि ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमने कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं, 585 अरब सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट में पे किया, एक भी बिजली का यूनिट नहीं है 1 साल में। ये कितना जुल्म है इस कौम के साथ। और इसी कौम के साथ सिर्फ 400 अरब में पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी खान साहब ने दी। तो वो पैसा जो हम कुएं में फेंक रहे हैं, वही पैसा इन अवाम की फलाह के ऊपर जो है वो लगना चाहिए। कैपिटल स्टर्न दे रहे हैं। और फिर हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, वो ये है कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाए। हम रॉ मटेरियल सारे का सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम चावल उगाते हैं, उठा के चावल बाहर फेंक देते हैं। हम गंदम उगाते हैं, गंदम फेंक देते हैं। हम कपास उगाते हैं, कॉटन की बेल्स पहले बाहर फेंक देते हैं, फिर उनका जो है ना रॉ मटेरियल हम ले रहे होते हैं, इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। हमें जो है ना इंडस्ट्री जो है ना उसको लेके आना होगा, ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट करें टू वैल्यू एडेड मटेरियल्स, वैल्यू एडेड गुड्स में, और फिर उनको एक्सपोर्ट करें। इससे होगा क्या, आपके डॉलर्स भी आएंगे और आपके मुल्क में रोज़गार भी पैदा होगा। और आखिर पे एक बात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कहनी, क्योंकि हमारा मोहसिन भाई ने बात की है हैव नॉट्स और हैव्स वाली। जो हैव्स वाले हैं ना उनको तो कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत अमीर है, लेकिन गरीब तबका पिस चुका है। जैसे ही एक पाकिस्तानी अवाम की गवर्नमेंट आए तो उन्हें एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा कि लाइक एहसास प्रोग्राम को मज़ीद मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ताकि डायरेक्ट सब्सिडी एंड कंज्यूमर को उसकी पॉकेट में जाए। ये मीडियोकर्स जो है ना वो आके वो पैसा ना कमाए, इसमें से पता ना चले, ताकि जो हमारा लोएस्ट तबका है जिसका रहना सहना मुश्किल हो गया है उसको हम सब्सिडाइज करें और उसको उसके पॉकेट में पैसा है। यूरोप में यही है जी, आपका जो बंदा कुछ भी नहीं करता उसके लिए भी घर है, उसके लिए भी जो स्टेपेंड है, उसको रोटी और छत की कोई फिक्र नहीं है, मेडिसिन की कोई फिक्र नहीं है, वो पैसा हर एक को दे रहे हैं। उसी पैसे से वो कॉर्नर शॉप में जाता है, उनका बिजनेस का सर्कल जो है ना वो चल रहा है, उसी पैसे से वो डोनर भी खरीदता है, वो बर्गर भी खरीदता है। तो वो इकॉनमी का सर्कल, वो पॉपुलेशन जो बेस बनी हुई है वो कंज्यूमर ही है ना सारे, उनको कंज्यूमर की जेब में पैसा डालते हैं। हमें भी डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, यानी जिसमें हम अमीरों से पैसा इकट्ठा करें और जो हमारी इंडस्ट्री में टैक्स चोरी हो रहा है उसको स्टॉप करवाएं, अपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ना वो बेहतर करें, अपनी इंटरनेशनल वर्क फोर्स जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना बड़ा एसेट है उनके ट्रस्ट को दोबारा से बहाल करना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से जो है ना इस मुल्क में आएगी। उनको यकीन होना चाहिए कि उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिजनेसेस सेफ़ हैं। हमें उन्हें सेफ़ हेवन्स देनी पड़ेंगी।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के अलावा जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी प्रोवाइड करनी ये चोरों के लिए सब कुछ है। यहाँ पे 85 रुकनी कबीना जो है ना उसको बना के रखा हुआ है। तो ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है जिन्होंने डिड सो वेल बाहर जाके, हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो अपने मुल्क में आके जो है ना वो कुछ ना कुछ दिखाए मैंने क्या किया। उसकी अचीवमेंट को मज़ा ही तब आता है जब वो आके पाकिस्तान में लोगों के साथ शेयर करता है और वो आना चाहता है। लेकिन हमें डिटर किया जा रहा है, इस तरह के चोर और मुनाफिक लोगों को लेके आके हमारे कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया गया है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता था ये हुआ है। पाकिस्तानी अवाम ने खान साहब की क़यादत में इसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है और मुसलसल डटे हुए हैं कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये ढीठों का टोला कितनी देर तक ये इसी तरह से इक़्तिदार से चिपका रहेगा। हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि खान साहब की क़यादत में ये कौम दोबारा से उठेगी, उभरेगी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर एतमाद है। उन्होंने 3.5 साल में साबित किया है कि ना उनका कोई कमीशन, ना उनका कोई प्लाट, ना अकरबा परवरी, ना उनके कोई रिश्तेदार जो न नवाजे गए हैं और कुछ नहीं मिला इनको खान साहब की करप्शन में। और ना ही अगर किसी ने करप्शन की है खान साहब के गिर्द तो खान साहब ने उसको प्रोटेक्ट किया है। तो वो एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, इसलिए पाकिस्तानी अवाम उनके ऊपर एतमाद रखते हैं और इंशाअल्लाह हम आगे उन्हीं की क़यादत में एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, वरना बिल्कुल तारीकी है दूसरी तरफ। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि ये पिछली हुकूमतों से लेके अब तक और आगे कितनी देर तक हमें IMF की शराइत के आगे हर दफ़ा लेटना ही पड़ेगा और उसके लिए हम अपनी आवाम को ज़लीलो ख्वार करते ही रहेंगे? ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम अपने हकीकी नुमाइंदों को आगे नहीं लेके आते, जो जिनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जिनके पास पाकिस्तान का पैशन है, जो पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं। नहीं तो हकीकी नुमाइंदे तो इमरान खान साहब भी थे, उन्होंने भी IMF लिया। उस वक्त हालात इस तरह चल रहे थे कि IMF लेने के बावजूद उन्होंने IMF की खर्च नहीं मानी। आपका जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो जो टारगेट से ऊपर चल रहे थे आप, इसी वजह से वो इस काबिल हुए कि IMF को उन्होंने कहा कि नहीं, हम पेट्रोल की मज़ीद कीमतें नहीं बढ़ा सकते, हमारी इकॉनमी को जो है ना वो मुश्किल होगी, हमारा आम आदमी पिस जाएगा। तो उन्होंने रेमिटेंसेस में, एक्सपोर्ट्स में, आपकी IT के एक्सपोर्ट्स में, एग्री में, हर फील्ड में उन्होंने इम्प्रूव किया। और ये जब आप इम्प्रूव कर देंगे तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप IMF को कहेंगे जी नो मोर। ये जो टैक्सेस जो है लगे हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आम आवाम से, ग्रास रूट से लेकर अपर लेवल तक तमाम शोबों को जो है वो मुतासर करेंगे। और भट्टी साहब जो कि PTI NA हल्का NA 111 से MNA के उम्मीदवार भी हैं, इन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए बताया कि पाकिस्तान जो है इसकी इकानमी रिवाइव कैसे हो सकती है और वो समझते हैं कि इनके जो लीडर इमरान खान साहब हैं वो अगर आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान की इकानमी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया।